रैन एक ऐसा कंगाल और बेरोजगार लड़का था जिसकी गरीबी देखकर खुद गरीबी भी कहती थी, भाई तू कुछ और ट्राई कर ले। उसकी जिंदगी में एक्साइटमेंट के नाम पर सिर्फ मच्छर मारना बचा था। तो एक दिन खाली बैठे बैठे उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना अपने इस खंडहर जैसे घर को एक होटल बना दिया जाए जहां अजीब अजीब मॉन्स्टर्स रह सकें। लेकिन भाई साहब, दिक्कत तब शुरू हुई जब ताकतवर और हुस्न की परी जैसी मॉन्स्टर लड़कियां उसके घर में रहने के लिए आपस में ऐसे लड़ने लगीं जैसे सेल में आधी कीमत पर डिज़ाइनर लहंगे मिल रहे हों। रैन ने सर पीट लिया और सोचा, भाड़ में गया किराया, ये तो बिग बॉस का घर बनता जा रहा है। खैर, ये सारा ड्रामा शुरू होता है उस दिन से जब रैन नौकरी की तलाश में शहर में धक्के खा रहा था। जगह जगह से रिजेक्ट होने के बाद जब उसका स्ट्रगल बॉलीवुड के किसी नेपोटिज्म वाले एक्टर से भी ज्यादा हो गया तो वो थक कर एक पार्क में जाकर ऐसे सो गया जैसे सदियों का थका हो। तभी एक प्यारी सी लड़की जिसका नाम लिली था उसे उठाती है। लिली को देखकर रैन को लगा, अरे बाप रे, ये तो मेरी औकात से इतनी बाहर है कि इसके लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। लिली उससे रास्ता पूछती है और उसे एक फ्लायर यानी पर्चा पकड़ाती है। रैन वो फ्लायर देखकर ऐसे चौंकता है जैसे उसने अपने बाप को पबजी खेलते देख लिया हो, क्योंकि उस पर जिस घर का पता था वो खुद रैन का ही घर था। लिली बेचारी मासूमियत से बताती है कि वो बड़ी परेशानी में है। रैन के अंदर का रोमियो अचानक जाग उठता है और वो कहता है कि वो उसे उस घर तक छोड़ देगा। दोनों बस में लटकते झटकते शहर से बाहर एक ऐसे सुनसान और डरावने इलाके में पहुंच जाते हैं जहां राम गोपाल वर्मा अपनी भूतिया फिल्में शूट करते होंगे। रैन उसे हीरो स्टाइल में सावधान करता है, देखो मोहतरमा, यहाँ रात में अकेले घूमना खतरनाक हो सकता है। तभी वो देखता है कि लिली से उसका भारी बैग उठ नहीं रहा है। रैन सोचता है यही मौका है अपना जलवा दिखाने का। वो कूल बनने के चक्कर में बैग उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बैग ऐसे अपनी जगह पर अड़ा रहता है जैसे सरकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी पर। तभी लिली मुस्कुराती है और वही बैग बड़ी आसानी से एक ही हाथ से अपने कंधे पर ऐसे उठा लेती है जैसे वो रुई का बोरा हो। ये देखकर रैन के ईगो का जो फालूदा बनता है उसकी आवाज़ तो नहीं आती, पर दर्द बहुत होता है। आगे बढ़ते हुए अचानक लिली के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे माहौल में कुछ गड़बड़ लगती है। वो रैन को एक झटके में दीवार के पास धकेल देती है और चिल्लाती है, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन रैन भागने की बजाय वहीं खड़ा खड़ा शर्मा रहा होता है, क्योंकि उसे वो दीवार से चिपकने वाला रोमांटिक सीन थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। तभी रोमांस की धज्जियां उड़ाते हुए अचानक चमगादड़ों का एक झुंड उनकी तरफ हमला कर देता है। रैन अभी समझ ही रहा होता है कि ये बैटमैन की शूटिंग चल रही है क्या, कि तभी लिली उसके सामने खूंखार वेयरवुल्फ यानी भेड़िया मानव में बदल जाती है। रैन की आंखें इतनी फट जाती हैं कि चश्मे के बाहर आ जाएं, और इससे पहले कि वो सांस ले पाए एक बेहद खूबसूरत वैम्पायर लड़की वहां उड़ती हुई आती है और सीधा लिली पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच ऐसी जबरदस्त WWE वाली लड़ाई शुरू हो जाती है कि रैन बस कोने में खड़ा होकर फ्री का एक्शन देख रहा होता है। लड़ाई में लिली भारी पड़ रही होती है, लेकिन वैम्पायर लड़की अचानक चीटिंग करते हुए अपने पंख फड़फड़ाकर सीधे रैन की तरफ झपटती है। रैन की जान को खतरे में देखकर लिली सुपर हीरो वाली एंट्री मारती है और वैम्पायर को ऐसा जोरदार मुक्का मारती है कि वो सीधा उड़ते हुए दूर जा गिरती है। लिली तुरंत रैन के पास आती है, चेक करती है कि ये इंसान जिंदा भी है या निकल लिया, और उससे पक्का वादा लेती है कि वो ये भेड़िए वाला राज किसी को नहीं बताएगा। फिर लिली वहां से जाने लगती है, लेकिन रैन का जो मिडिल क्लास दिमाग था वो जान से ज्यादा पैसे पर अटका था। वो लिली की टांग पकड़कर जिद पर अड़ जाता है, मेरी जान बचाई है तो अब मेरे घर आकर मेरी किराएदार भी बनो। आखिरकार लिली उसकी जिद के आगे हार मान जाती है। घर पहुंचकर रैन उसे एक आरामदायक कमरा देता है और चैन की सांस लेता है। लेकिन अगली ही सुबह रैन एक खौफनाक चीख सुनकर ऐसा भागता हुआ आता है जैसे कुकर की सीटी तीसरी बार बज गई हो। उसे लगता है लिली ने पक्का कोई भूत प्रेत देख लिया है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि लिली, जो रात में खूंखार भेड़िया थी, वो रैन की पालतू बिल्ली रैली से डरकर कोने में दुबकी बैठी है। हाँ भाई, भेड़िया बिल्ली से डर गया। थोड़ी देर बाद जब कमरे का माहौल ठंडा पड़ता है तो अचानक छत फाड़कर वही वैम्पायर लड़की फिर से एंट्री मारती है। वो सीधे रैन की गर्दन पकड़ लेती है, क्योंकि उसके वैम्पायर वाले दिमाग को लगता है कि लिली ने इस बेचारे रैन को किडनैप कर रखा है। इससे पहले कि रैन कह पाए, अरे दीदी, मैं घर का मालिक हूँ, दोनों लड़कियों में फिर से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती है और रैन का गरीब सा घर पूरी तरह तहस नहस हो जाता है। आखिरकार रैन के सब्र का बांध टूटता है और वो गुस्से में एक टिपिकल इंडियन बाप की तरह दोनों को जमकर डांटता है, मेरे घर को अखाड़ा समझ रखा है क्या। शांत होने के बाद वैम्पायर लड़की अपना नाम बताती है, विवियन। वो बताती है कि वो एक ब्लड सेक्ट की बहुत बड़ी नोबल यानी राजघराने की वैम्पायर है, और वो भी उस पर्चे को देखकर घर ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी।
रैन सोचता है कि चलो एक और किराएदार मिल गई और वो उसे भी घर में रहने की इजाज़त दे देता है। लेकिन असली कॉमेडी तो तब होती है जब किराया देने का वक्त आता है। विवियन अपना बैग चेक करती है और पता चलता है कि राजघराने की वैम्पायर के सारे पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। विवियन का पूरा राजशाही गुरूर टूट जाता है और वो एक आम लड़की की तरह फूट फूट कर रोने लगती है। रैन को उस बेचारी वैम्पायर पर तरस आ जाता है और थोड़ी बहुत खूबसूरती का भी असर था। वो उसे मुफ्त में रहने देता है, लेकिन एक शर्त पर, उसे घर का खाना बनाना पड़ेगा। विवियन मान जाती है और जब वो खाना बनाती है तो खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि लिली भी उंगलियां चाटते हुए उसकी कुकिंग की फ़ैन हो जाती है। तभी रैन के फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक कान फाड़ देने वाली चिल्लाती हुई आवाज़ आती है। वो औरत कहती है कि रैन ने उनकी कॉमर्स कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया था। रैन अपना सर खुजाता है क्योंकि उसे ऐसा कोई पाप याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो औरत उसे सीधा ऑर्डर देती है, दोपहर 2 बजे हमारे ऑफिस पहुंच जाना, और पता बताकर फ़ोन ऐसे काट देती है जैसे कॉल सेंटर वाली हो। रैन मन में उम्मीद के लड्डू फोड़ते हुए उस पते पर पहुंचता है, लेकिन वो इलाका किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नहीं बल्कि स्लम यानी झुग्गियों जैसा लग रहा था। फ़ोन पर वही औरत उसे कहती है, अपने पास खड़े उस बिजली के खंभे को छू लो। रैन सोचता है, क्या ये मुझे करंट लगाकर मारना चाहती है? लेकिन जैसे ही वो खंभा छूता है उसे ऊपर देखने को कहा जाता है। रैन ऊपर देखता है और उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। आसमान में एक विशाल इमारत तैर रही होती है। जैसे ही वो खंभा छोड़ता है, ग्रेविटी उसके साथ मजाक कर देती है और सीधा हवा में उड़ता हुआ उस उड़ती इमारत के अंदर खिंच जाता है। अगले ही पल वो इमारत आसमान से ऐसे गायब हो जाती है जैसे पुलिस को देखकर चोर। जब रैन की आंखें खुलती हैं तो उसके सामने बाहुबली के सेट जैसा एक बहुत विशाल दरवाज़ा होता है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि मैं जिंदा हूं या यमराज के पास पहुंच गया। तभी एक नीले रंग का इंसानों जैसा दिखने वाला एक अजीब सा रोबोट उसके सामने आता है और उसे इशारे से अपने पीछे चलने को कहता है। थोड़ी देर बाद रैन उसी औरत के ऑफिस में पहुंच जाता है जो फ़ोन पर उसका दिमाग खा रही थी। वही सख्त, खड़ूस और बदमिजाज औरत। वो उसका स्वागत करते हुए कहती है, तुम्हारा स्पेस यानी SPACE स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीलिंग एम्पायर में स्वागत है। वो बताती है कि उसका नाम रेवन है और वो बिना किसी फिल्टर के रैन के मुंह पर कहती है, अब मैं तुम्हारी बॉस हूं, इसलिए रोज मेरा ये भद्दा चेहरा देखने की आदत डाल लो। रैन मन में सोचता है, कम से कम बॉस ईमानदार तो है। रेवन उसे अपने पास बुलाती है और एक बेहद अजीब सी और डरावनी स्माइल देते हुए कहती है, तुम्हारी आंखें काफ़ी सुंदर हैं। रैन को ऐसा फील होता है जैसे किसी चुड़ैल ने तारीफ कर दी हो। रेवन उसे बैठने को कहती है और तभी अचानक एक कुर्सी अपने आप खिसककर रैन के पास आ जाती है। रैन का दिमाग पूरी तरह हैंग हो जाता है। ये उसके अजीब एक्सपीरियंसेस के खाते में एक और नई एंट्री थी। रैन अभी कुर्सी पर बैठकर यही सोच रहा होता है कि क्या मैं पागल हो गया हूं या मैंने कुछ सस्ता नशा कर लिया है। तभी उसकी बॉस रेवन एक बड़ा सा कप नूडल्स निकालती है और किसी भूखे सुअर की तरह सुरुप सुरुप करके उसे गटकने लगती है। आखिरकार रैन खुद को संभालता है और हिम्मत करके पूछता है, मैडम मुझे इस पागलों की जगह पर क्यों बुलाया गया है? रेवन नूडल्स चबाते हुए हंसती है और बताती है कि वो यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आया है। रैन कहता है, पर मुझे तो कॉमर्स कंपनी में जॉब करनी थी, यहाँ तो कोई बैलेंस शीट या एक्सेल फाइल नहीं दिख रही। रेवन जोर से हंसते हुए कहती है, अरे वो कॉमर्स कंपनी तो बस एक लॉलीपॉप था तुझे यहाँ बुलाने के लिए। असल में स्पेस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस पूरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को संभालने का काम करता है। सीधे शब्दों में समझ ले कि हम भगवान के लेवल के लोग हैं जो ये पक्का करते हैं कि हर दुनिया बिना किसी क्लेश के सही से चलती रहे। ये सुनकर रैन का दिमाग लगभग शटडाउन हो जाता है। मैं 15,000 की नौकरी ढूंढ रहा था, ये तो मुझे थैनोस वाले काम समझा रही हैं। फिर रेवन बताती है कि उसे किसी बहुत सीरियस काम के लिए नहीं बल्कि बस एक असिस्टेंट एग्जामिनर बनने के लिए चुना गया है। एग्जामिनर का काम होता है ये देखना कि कहीं कोई खतरनाक मॉन्स्टर रेस दुनिया को तबाह न कर दे, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज यानी ग्रहों का एवोल्यूशन कैसे होगा उसकी प्लानिंग करना। अपनी कुर्सी से लगभग गिर ही पड़ता है, लेकिन रेवन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका पूरा ध्यान अभी भी अपना रेमन पेलने में लगा होता है। रेवन बताती है कि रैन ने प्रीलिम्स यानी शुरुआती टेस्ट पास कर लिया है क्योंकि उसने अनजाने में ही 2 आउटकास्ट्स यानी मॉन्स्टर लड़कियों लिली और विवियन को ढूंढ निकाला है। फिर वो चुटकी बजाती है और रैन एक झटके में खुद को एक बेहद हाईटेक साईफाई फिल्म जैसे कमरे में पाता है। रेवन बताती है कि उसका काम 2 हिस्सों में बटा होगा। पहला, उसे लिली और विवियन जैसे और भी स्पेशल आउटकास्ट किराएदार ढूंढने होंगे। दूसरा, जब भी कोई सिरफिरा मॉन्स्टर यानी रोग बीइंग बेकाबू हो जाए तो उसकी सफाई यानी कुटाई करने में रेवन की मदद करनी होगी। रैन पूरी तरह कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब मुझे एग्जैक्टली करना क्या है? रेवन बड़े ही आराम से कहती है, सिंपल सी बात है मुन्ना, तेरा काम है अपने इन स्पेशल किराएदारों को मुसीबत में पड़ने से बचाना। रैन जो थोड़ा बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था पूछता है,
और अगर मैं ये नौकरी करने से मना कर दूं तो? रेवन अपने होठों से नूडल्स पोंछते हुए बड़ी शांति से कहती है, तो तेरी याददाश्त मिटा दी जाएगी और तेरे ये जो नए नए किराएदार मिले हैं ना, वो भी तुझसे छीन लिए जाएंगे। अब तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो ये नई वीआईपी जिंदगी जी ले, या फिर वही अपनी पुरानी सड़ी हुई बेरोजगार और बेइज्जती वाली जिंदगी में वापस चला जा। सब कुछ समझाने के बाद रेवन उसे वापस अपने ऑफिस में ले आती है। रैन थोड़ा घबराते हुए पूछता है, मैडम कहीं आप मुझसे कोई इल्लीगल या अनैतिक काम तो नहीं करवाएंगी ना? ड्रग्स वग्स तो नहीं बेचना? रेवन इसके सुस्त दिमाग पर तरस खाते हुए याद दिलाती है, अबे ढक्कन, हमारा काम दुनिया में शांति बनाए रखना है। फिर वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ती है और कहती है, और हाँ, इस काम के लिए तुझे बहुत भारी सैलरी भी मिलेगी। सैलरी का नाम सुनते ही रैन के अंदर का मरा हुआ इंसान एकदम से जिंदा हो जाता है। उसका सारा डर छूमंतर हो जाता है। रेवन उसके सामने एक लीगल डॉक्यूमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट रखती है, जिसमें सारे बेनिफिट्स लिखे होते हैं। दिमाग में पैसों की बारिश इमेजिन करते हुए रैन फटाफट उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। साइन करने के बाद रेवन कहती है, चलो अब तुम घर जा सकते हो, तुम्हारी शिफ्ट खत्म। रैन सीना तान कर वापस घर लौटता है और अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने नए किराएदारों यानी लिली और विवियन के मुंह पर मारते हुए सारी कहानी सुनाता है। लेकिन दोनों लड़कियां उसकी बातों पर ऐसे शक करती हैं जैसे उसने कहा हो कि उसे कटरीना कैफ ने प्रपोज किया है। विवियन कॉन्ट्रैक्ट को देखकर नाक सिकोड़ते हुए कहती है, जिस रेवन की तुम बात कर रही हो वो मुझे किसी डिवाइन बीइंग से ज़्यादा किसी फ्रॉड चिटफंड कंपनी की एजेंट लग रही है। हालांकि विवियन अपने शातिर वैम्पायर दिमाग में ये भी कैलकुलेट कर लेती है कि रेवन कम से कम डेमन हंटर से तो जुड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने रैन को उनकी हिफाजत करने का काम सौंपा है। विवियन सोचती है, चलो जो भी है, नौकरी बुरी नहीं है, क्योंकि इसका सीधा फायदा तो हमें ही मिल रहा है। फिर विवियन कैजुअली तरीके से बताती है कि वो दोपहर में बाहर टहलने गई थी, बस ये चेक करने के लिए कि कहीं वो डेमन हंटर्स उसका पीछा तो नहीं कर रहे। ये सुनकर रैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो सख्ती से उसे डांटता है, तुम दिन के उजाले में हवा में उड़ना बंद करो दीदी, किसी ने देख लिया तो मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। विवियन इस मौके को भी हाथ से नहीं जाने देती और लिली को चिढ़ाते हुए ताना मारती है, डेमन हंटर्स इतने बेवकूफ़ नहीं होते, उनकी नज़र इस अपग्रेडेड गली के कुत्ते के सुस्त इंस्टिंक्ट से कहीं ज़्यादा तेज़ है। ये सुनते ही दोनों का पारा फिर हाई हो जाता है और वो लगभग एक दूसरे के बाल नोचने ही वाली होती हैं कि रैन बीच बचाव करके किसी तरह मामला शांत करवाता है। इसके बाद रैन थोड़ा सीरियस होकर विवियन से डेमन हंटर्स के बारे में पूछता है। विवियन बताती है कि डेमन हंटर्स असल में हाइब्रिड मॉन्स्टर्स होते हैं, जिनमें आधा इंसानों का और आधा मॉन्स्टर का खून होता है। वो ज्ञान देते हुए बताती है कि बहुत पुराने ज़माने से उन हंटर्स और विवियन जैसे शुद्ध मॉन्स्टर्स का खानदानी युद्ध चलता आ रहा है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आज तक किसी की भी पक्की जीत नहीं हुई है, सब बस टाइम पास के लिए लड़ रहे हैं। विवियन की ये हिस्टोरिकल कहानी सुनने के बाद रैन मुड़कर लिली से पूछता है, क्या तुझे भी डेमन हंटर्स के बारे में कुछ पता है? लिली थोड़ा झिझकते हुए मासूमियत से मान लेती है कि अरे नहीं, मेरा कभी उनसे आमना सामना नहीं हुआ, मैंने तो बस उन्हें टीवी शोज में ही देखा है। ये सुनते ही विवियन को लिली की बेइज्जती करने का एक और गोल्डन चांस मिल जाता है। वो हंसते हुए कहती है, देख लो इसे, इसके पास तो बेसिक सर्वाइवल स्किल्स भी नहीं है, निहायत ही बेवकूफ़ है ये। लिली खुद का बचाव करते हुए मुंह फुलाकर कहती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी इंसानों के बीच शांति से रही हूँ, इसलिए मुझे इन गुंडों वाले डेमन हंटर्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। ये समझते हुए कि डेमन हंटर्स ने यहाँ हमला किया तो रैन बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा, विवियन एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है कि वो खुद यहाँ से चली जाएगी ताकि डेमन हंटर्स रैन को छोड़कर उसके पीछे चले जाएं, लेकिन जाते जाते भी उसका एटीट्यूड कम नहीं होता। वो कहती है, पर मैं इस अपग्रेडेड बेवकूफ़ कुत्ते को भी अपने साथ घसीट कर ले जाऊंगी। खैर उस रात कुछ नहीं होता। कुछ समय बाद रैन अपने बिस्तर पर घोड़े बेचकर चैन की नींद सो रहा होता है। तभी अचानक नींद में ही वो खुद को एक अजीब सी डरावनी दुनिया में पाता है। बिना किसी दिशा के वो बस इधर उधर भटक रहा होता है। तभी अंधेरे में से कुछ बेहद खूंखार और डरावने भेड़िए उसे अपना डिनर बनाने के लिए घेर लेते हैं। रैन डर के मारे जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही एक भेड़िया उसे खाने के लिए मुंह खोलता है, उसी पल एकदम ऐन वक्त पर उसे लिली की आवाज़ सुनाई देती है। रैन झटके से जाग जाता है। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ होता है। वो लंबी सांस लेता है और सोचता है, शुक्र है भगवान का, ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ की तरफ देखता है, उसकी चीख निकलते निकलते बच जाती है। उसके हाथ की मुट्ठी में असल में किसी जानवर के फर यानी बाल फंसे हुए थे। विवियन तुरंत उन बालों को किसी सीआईडी ऑफिसर की तरह जांचती है और डिक्लेयर करती है, इसमें कोई डेमोनिक एनर्जी नहीं है। दूसरी तरफ लिली भी पुलिस के खोजी कुत्ते की तरह अपनी सूंघने की ताकत आजमाती है। उधर रेन खतरे में था और ये बात महसूस करते ही विवियन के अंदर की वैम्पायर शक्ति जाग उठी।
उसने सोचा कि क्यों ना रेन पर ब्लड मैजिक का इस्तेमाल किया जाए, जिसका असर बिल्कुल किसी हैवी डोज वाली नींद की गोली जैसा होता है, ताकि रेन सो जाए और खतरे से बच जाए। लेकिन भाई साहब, विवियन का निशाना इतना घटिया था कि वो जादू रेन को लगने के बजाय सीधा लिली को जाकर लग गया। लिली, जो अभी तक उछल-कूद कर रही थी, अचानक बिना नेटवर्क वाले राउटर की तरह डिस्कनेक्ट हुई और लकड़ी के लट्ठे की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरकर खर्राटे मारने लगी। रेन सोच में पड़ गया, ये मुझे बचा रही है या मेरे अपनों को ही निपटा रही है। उसी वक्त रेन के फोन पर उसकी खड़ूस बॉस रेवन का कॉल आ गया। रेवन ने हुक्म दिया कि कल का दिन बहुत जरूरी है और उसे हर हाल में ऑफिस में हाजिरी लगानी होगी। अगले दिन रेन मरे हुए कदमों से रेवन के उसी हवा में तैरने वाले फ्लोटिंग कैसल में पहुंचता है, लेकिन एंट्री गेट पर सन्नाटा पसरा था, कोई नजर नहीं आ रहा था। रेन के अंदर का कामचोर एम्प्लॉय खुश हो गया, चलो छुट्टी, बॉस नहीं है, वापस चलते हैं। वो पलटने ही वाला था कि तभी रेवन अचानक उसके सामने प्रकट हो गई। रेवन का हुलिया देखकर रेन की आंखें फटी रह गईं। उसने अजीब सा मेलन कॉम्प्लीमेंटिंग आउटफिट पहन रखा था और उसके हाथ में एक इतनी बड़ी तलवार थी जो खुद रेन के साइज से भी बड़ी थी। रेन को लगा कि आज तो इसका मर्डर पक्का है, लेकिन रेवन बड़े ही चिल अंदाज में बोली, अरे घबरा मत, ये मेरे गार्डनिंग कपड़े हैं। वो क्या है ना, कुछ पेड़ बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए थे तो उनकी कटाई छटाई कर रही थी। रेन ने मन में सोचा, ये तलवार से पेड़ काट रही है या डायनासोर छील रही है। खैर, दोनों ऑफिस के अंदर पहुंचे। रेवन ने उसे एक स्पेशल डेटा टर्मिनल दिया। उसने बताया कि ये वीआईपी गैजेट सिर्फ एग्जामिनर्स के लिए है। रेवन ने उसे टेबल पर रखा। रेन ने पूछा, मैडम इसका पासवर्ड क्या है, इसे चलाना कैसे है? रेवन ने उसे अनपढ़ों वाला लुक देते हुए कहा, इसे बस अपने दिमाग से सोचकर कमांड देनी है, ये तेरी शक्ल देखकर ही समझ जाएगा। फिर रेवन मजे लेते हुए बोली, बधाई हो, तूने दुनिया की सबसे मनहूस जॉब साइन की है, क्योंकि यहाँ ना तो कभी आराम मिलेगा और ना ही मौत। रेन, जो पहले ही अपनी जिंदगी से तंग था, उसकी बकवास सुनकर बोला, सीधा सीधा काम बताओ ना, ये सस्पेंस क्यों बना रखा है? मिशन बताने से पहले रेवन उसे कॉलर से पकड़कर एनहांसमेंट रूम में ले गई। उसने बताया कि हर नए बकरे, मेरा मतलब एग्जामिनर को, एक सिंपल सी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन तभी उसने कहीं से एक ड्रैक्युला का ताबूत निकाल लिया। ताबूत देखकर रेन की हालत पतली हो गई। इससे पहले कि वो चिल्लाता बचाओ, रेवन ने उसे एक जोरदार लात मारी और सीधा ताबूत के अंदर पैक कर दिया। रेवन ने मशीन के कुछ रैंडम बटन ऐसे दबाए जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो। अचानक ताबूत पर जोर जोर से बिजलियां गिरने लगी और वो वॉशिंग मशीन के ड्रायर की तरह बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगा। रेन अंदर से चीख रहा था, लेकिन अचानक पुफ, रेन वहां से गायब हो गया। रेवन ने अपना माथा पीट लिया और सोचने लगी, लगता है मैंने कोई गलत बटन दबा दिया। कुछ ही पलों बाद रेन ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को उसी अजीब सी डरावनी ड्रीम डायमेंशन में पाता है जहां पहले भेड़ियों ने उस पर हमला किया था। वो अभी सदमे में ही था कि उसकी जेब से वो टर्मिनल उड़कर बाहर निकला और अपनी कान पकाने वाली इरिटेटिंग आवाज में बोला, हेलो, मैं आपका नया असिस्टेंट हूँ। रेन वहां ठंड से कांप रहा था। उसने झल्लाते हुए कहा, मरने से पहले क्या तू मुझे एक कंबल मंगा कर दे सकता है? टर्मिनल ने फुल सरकारी कर्मचारी वाले एटीट्यूड में जवाब दिया, मैं कोई हीटर या जादूगर नहीं हूँ, मैं एक हाईटेक डिवाइस हूँ, मेरा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, जोमेटो से कंबल मंगाना नहीं। रेन ने पूछा, आखिर हम हैं कहाँ? टर्मिनल ने ज्ञान बांटते हुए बताया कि वो ड्रीम स्पेस में है, जो असली दुनिया के बिल्कुल पैरेलल चलता है। रेन को लगा कि चलो कोई वीडियो गेम जैसा वर्चुअल वर्ल्ड होगा, लेकिन टर्मिनल ने तुरंत उसे डराते हुए कहा, बेटा गलतफहमी में मत रहना, अगर इस ड्रीम स्पेस में तू मरा तो असली दुनिया में भी तेरा सीधा गेम ओवर हो जाएगा। ये सुनकर रेन का दिमाग सन रह गया। उसे समझ आ गया कि उसकी बॉस ने उसे बिना हेलमेट के हाईवे पर धकेल दिया है। अगले ही पल रेन ने खुद को फिर से उन्हीं खूंखार भेड़ियों से घिरा हुआ पाया और वो जो हाईटेक टर्मिनल था ना, वो एक सेकंड भी नहीं रुका और डरपोक की तरह सीधा वापस रेन की जेब में घुसकर छुप गया। रेन ने सोचा, क्या फालतू गैजेट मिला है। एक भेड़िया हवा में उछला और सीधा रेन पर झपटा। रेन ने बचने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उसका हाथ कटने के बजाय अचानक एक अजीब सी अदृश्य ढाल अपने आप बन गई। भेड़िए का मुंह ढाल से टकराया और वो दूर जा गिरा। रेन अपनी खुद की ताकत देखकर हैरान था। तभी जेब से टर्मिनल की कांपते हुई आवाज आई, सर, ये रिजिड शील्ड है जो आपको उस वॉशिंग मशीन वाले एनहांसमेंट प्रोसेस से मिली है। जब भी कोई आप पर हमला करेगा, ये अपने आप खुल जाएगी। भेड़िए भी समझ गए कि ये लौंडा कोई आम स्नैक नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने पैक लीडर को बुला लिया। रेन वहां से दुम दबाकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एक कार के साइज जितना बड़ा भेड़िया आया और उसने रेन को जमीन पर ऐसे पटका जैसे धोबी कपड़े पटकता है। रेन का सिर तो बस फटने ही वाला था, लेकिन उस वीआईपी ढाल ने फिर से ऐन वक्त पर उसे बचा लिया। इस बार तो भेड़िए के दांत उस ढाल से टकराकर ऐसे झंझना गए जैसे किसी ने पत्थर चबा लिया हो। लेकिन असली कॉमेडी तो तब हुई जब वो भेड़िया अचानक एक इंसान की तरह हिंदी या जो भी भाषा थी में बात करने लगा। पैक लीडर गुस्से में चिल्लाया, तू है कौन बे और मौत सामने होने के बावजूद इस डायमेंशन में क्यों आया है? रेन ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, भाई साहब, मैं तो बस एक टूरिस्ट हूँ, रास्ता भटक गया था। भेड़िए ने उसकी बात को लेफ्ट स्वाइप करते हुए कहा, झूठ मत बोल, ये दुनिया इंसानों के लिए नहीं है, लेकिन जो भी हो, तू मेरे बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया डिनर बनेगा। दांत में दर्द होने के बावजूद उस भेड़िए का एटीट्यूड कम नहीं हो रहा था। मौत को सामने देखकर रेन के अंदर का देसी जुगाड़ू इंसान जाग गया। वो तुरंत नेगोशिएशन मोल भाव पर उतर आया। उसने उस खूंखार भेड़िए से कहा, देख भाई, तेरे दांत की तो लग चुकी है, अगर तू मुझे पास के किसी इंसानी इलाके सेटलमेंट तक छोड़ दे तो मैं कसम से तुझे किसी बढ़िया डेंटिस्ट के पास ले जाकर तेरे दांत ठीक करवा दूंगा।
अब भेड़िए को अपने बच्चों के डिनर से ज़्यादा अपने दांत प्यारे थे। पैक लीडर मान गया और रेन को अपनी पीठ पर बैठाकर ऑटो वाले की तरह पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। रास्ते भर वो भेड़िया किसी चिड़चिड़े बूढ़े अंकल की तरह इंसानों को गालियां दे रहा था। इंसान बहुत खराब होते हैं, जिसे छूते हैं उसे बर्बाद कर देते हैं। रेन ने पीठ पर बैठे बैठे सोचा, वाह, इंसान चाहे असली दुनिया के हों या ड्रीम स्पेस के, हर जगह एक जैसे ही ताने मारते हैं। कुछ देर बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुंचे। रेन झोपड़ी के अंदर घुसा और अपनी जेब वाले गैजेट से बोला, ओए टर्मिनल, जरा अपनी टॉर्च चालू करियो। टर्मिनल को फिर से ईगो हर्ट हो गया। मैं कोई 50 रुपए वाली टॉर्च या घर का सामान नहीं हूं, मैं एक हाईटेक डिवाइस हूं। तभी रेन की नज़र ज़मीन पर पड़ी एक जानी पहचानी चीज़ पड़ गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पूरी झोपड़ी ऐसे चमकने लगी जैसे किसी ने दिवाली की सारी लाइटें एक साथ जला दी हों। तेज़ हवा का झोंका आया और रेन ने झपट्टा मारकर इस चीज़ को पकड़ लिया। उधर असली दुनिया में लिली एक कुत्ते की देखभाल कर रही थी। तभी गलती से उसकी टक्कर एक अजीब से दिखने वाले आदमी से हो गई। हैरानी की बात यह थी कि लिली, जो कि एक वेयरवुल्फ थी, के जोरदार धक्के के बावजूद वो आदमी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। जब लिली घर लौटी तो उसने देखा कि वो रॉयल वैम्पायर विवियन एक वैक्यूम क्लीनर के साथ ऐसे खेल रही है जैसे वो दुनिया का 8वां अजूबा हो। लिली ने उसे गंवार बोलकर चिढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विवियन ने असली मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने लिली को एक कुत्ते का पिंजरा दिखाया और बोली, ये मैं तेरे लिए लाई हूँ, जाकर इसमें सो जा। शुरुआत लिली ने की थी, लेकिन बेइज्जती वाली मीम बैटल विवियन जीत गई। इधर रेन वापस स्पेस के ऑफिस में टपकता है। सामने रेवन बड़े ही आराम से अपना कप नूडल्स सुड़प सुड़प करके खा रही थी। उसने डकार मारते हुए पूछा, कैसा रहा तेरा ट्रिप? रेन ने फ्रस्ट्रेट होकर बताया कि वो मरने ही वाला था, बस उस ढाल में जान बचा ली। और उसने शिकायत की, आपने मुझे ताबूत में घुमाकर सिर्फ एक ही पावर दी। रेवन ने उसे समझाते हुए कहा, अरे सब्र कर मेरे भाई, बाकी के फीचर्स अपडेट के साथ आएंगे। मैंने तुझे शक्तियां दे दी हैं, बस तेरा ये कमज़ोर शरीर उन्हें लोड करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। जब रेन ने ड्रीम स्पेस के बारे में पूछा तो रेवन ने बताया कि वो एक पैरेलल वर्ल्ड है, जहां इंसान बिना जुगाड़ के ना तो जा सकते हैं और ना ही वहां कोई दखल दे सकते हैं। फिर रेन ने कॉलर टाइट करते हुए अपनी निशानी दिखाई, वो भेड़िए का बाल जो वो वहां से लाया था, और उसने उस मेटल शीट का भी जिक्र किया। लेकिन जब उसने जेब में हाथ डाला तो वो मेटल शीट गायब थी। थोड़ी और बोरिंग बातों के बाद रेवन ने रेन को सीधा बिल्डिंग से बाहर धक्का दे दिया और चिल्लाकर बोली, पैक योर बैग्स, मैं तुझे यूरोप ट्रिप पर भेज रही हूँ, एक नया किराएदार ढूंढ कर लाना है। रेन खुश हो गया, चलो खर्चे बचेंगे। रेवन ने उसे सलाह दी कि लिली और विवियन को भी साथ ले जा, शायद वो वहाँ कोई काम आ जाए, या कम से कम बोर तो नहीं होने देंगी। रेवन ने उसे प्लेन की टिकट्स मुंह पर मारी और रवाना कर दिया। लेकिन रेन के जाते ही रेवन ने जब उस भेड़िए के बाल को छूने की कोशिश की तो वो बाल अचानक हवा में गायब हो गया। रेवन के माथे पर पसीना आ गया। उसे टेंशन होने लगी कि कहीं पैरेलल वर्ल्ड की चीज़ें उनकी दुनिया में लीक तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन रेन और उसकी दोनों मॉन्स्टर लड़कियां नया टैलेंट ढूंढने के लिए इंग्लैंड जाने वाली फ्लाइट में बैठे। विवियन खिड़की से बाहर देखकर सदमे में थी। अरे बाप रे, ये लोहे का डिब्बा हवा में इतना ऊंचा कैसे उड़ रहा है? रेन ने अपना सिर पीटते हुए याद दिलाया, मैडम आप खुद एक वैम्पायर हैं, आप भी तो उड़ सकती हैं। विवियन ने सफाई दी, हाँ उड़ सकती हूँ, पर इतने ऊंचे नहीं, मुझे डर लगता है। रेन ने हैरानी से पूछा, तो इंसानों ने कभी तुझे उड़ते हुए देखा क्यों नहीं? विवियन ने एटीट्यूड में बाल झटकते हुए कहा, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी तेज होती है कि इंसानों की कमजोर आंखें मुझे देख ही नहीं पाती। तभी लिली बीच में कूदी और ताना मारते हुए बोली, सच तो यह है कि इसे प्लेन में उड़ने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहली बार बैठी है गवार। विवियन ने खुद का बचाव करते हुए कहा, मैं इतनी भी कंगाल नहीं हूं कि प्लेन की टिकट ना खरीद सकूं, मुझे बस अपने खुद के पंखों से उड़ना ज्यादा पसंद है। लेकिन लिली उसके चेहरे की गरीबी अच्छे से पहचान गई थी। उधर रेन अपनी अलग ही दुनिया में रो रहा था। वो रेवन को गालियां दे रहा था, कितनी कंजूस बॉस है, ट्रिप पर भेजा तो कम से कम बिजनेस क्लास की टिकट देती, ये क्या इकोनॉमी क्लास में ठूंस दिया। तभी लिली ने बड़े गर्व से बोला, मैंने तो सबसे महंगा वाला प्लेन लिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद रेन और विवियन को सच्चाई पता चली, लिली प्लेन के अंदर नहीं थी, वो पूरी रात प्लेन के पीछे लटक कर आई थी, बिना टिकट यात्रा करने की आदत नहीं गई। कुछ समय बाद ये तीनों कार्टून लंदन पहुंच गए, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी होटल ढूंढना। लिली ने कहा, चलो टैक्सी कर लेते हैं, लेकिन रेन का मिडिल क्लास दर्द छलक पड़ा, अरे हम इतने कंगाल हैं कि हम टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते, पैदल ही चलना पड़ेगा। रास्ता पूछने के लिए विवियन ने जिम्मेदारी ली। उसने कहा, टेंशन मत लो, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं कभी इंग्लैंड में रह चुकी हूँ। वो एक लोकल अंग्रेज के पास गई और बात करने लगी, लेकिन भाई साहब मामला इतना बिगड़ गया कि लोगों ने उसे एक बकवास बोलने वाला तोता समझ लिया। रेन ने माथा पकड़कर पूछा, तो आखिरी बार इंग्लैंड में कब रही थी? विवियन ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, अरे यही कोई कुछ सदियों पहले। रेन को यकीन नहीं हुआ कि ये वैम्पायर इतनी मंदबुद्धि है। उसे ये तक नहीं पता कि सदियों में लोगों की भाषा और एक्सेंट पूरी तरह बदल चुके हैं। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए विवियन ने अपने बचे कुचे वैम्पायर दिमाग से एक आइडिया निकाला। उसने होटल का कार्ड निकाला और लिली के नाक के पास ले जाकर बोली, चल कुत्तिया, अपनी तेज सूंघने की ताकत इस्तेमाल कर और हमें रास्ता बता। लिली ने मुंह मोड़ लिया, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन रेन जानता था कि इस बुक्खड़ को कैसे मोटिवेट करना है। उसने बस हल्के से लिली के कान में फुसफुसा कर कहा, तुझे पता है इस होटल का खाना दुनिया में सबसे गजब का होता है, अनलिमिटेड बफे है।
खाना सुनते ही लिली के अंदर का सोता हुआ भेड़िया एकदम चार्ज हो गया। अनलिमिटेड खाने का नाम सुनते ही लिली का जीपीएस ऐसा एक्टिवेट हुआ कि वो अपनी नाक जमीन पर रगड़ते रगड़ते किसी खोजी कुत्ते की तरह सीधा उन्हें एक शानदार होटल तक ले आई। अंदर घुसते ही तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। होटल का कमरा इतना वीआईपी और चमचमाता हुआ था कि रेन को लगा उसने गलती से मुकेश अंबानी का बेडरूम बुक कर लिया है। वो रॉयल वैम्पायर विवियन जिंदगी में पहली बार अपने लकड़ी के ताबूत को छोड़कर एक गद्देदार मखमली बिस्तर पर ऐसे पसर गई जैसे सदियों से सोई ना हो। लड़कियां तो अपनी जिंदगी के मजे लूट रही थी, लेकिन बेचारा रेन बिल के डर से पूरी तरह पैनिक अटैक में जा चुका था। उसका मिडिल क्लास दिल ये लग्जरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब उससे और सहन नहीं हुआ तो वो एक टिपिकल इंडियन बाप की तरह दोनों पर चिल्ला पड़ा, चुपचाप बैठ जाओ दोनों, मेरे बाप का बैंक नहीं है यहाँ। थोड़ी देर बाद दोनों लड़कियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रेन को परेशान करने के लिए मासूम से शक्ल बनाकर माफ़ी मांगी। रेन ने भी ठंडी सांस ली, माफ़ी कबूल की और कहा, चलो अब हॉलिडे मूड से बाहर आओ, हमें अपने मिशन पर फोकस करना है और नए किराएदार को ढूंढना है। रेन ने जेब से वो हाईटेक टर्मिनल निकाला और बोला, ओए गूगल मैप्स के सस्ते वर्जन, ज़रा मैप पढ़कर बता कि जाना कहाँ है। टर्मिनल ने अपनी उसी इरिटेटिंग आवाज़ में जवाब दिया, सॉरी सर, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड नहीं है। रेन ने सिर पीट किया। उसी वक्त रेन के फोन पर रेवन, उसकी खड़ूस बॉस का कॉल आ गया। रेवन ने कहा, टेंशन मत ले, मैं यहीं से वाईफाई के जरिए तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर रही हूँ। अपडेट पूरा होते ही टर्मिनल ने बड़े गर्व से बताया, बधाई हो, अब मैं दुनिया की कोई भी भाषा ट्रांसलेट कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने मेरी बॉस रेवन को गाली दी या उनके बारे में कोई बकवास की तो आपको भयानक सजा मिलेगी। लेकिन भाई साहब, ये टर्म्स एंड कंडीशंस वाली चेतावनी थोड़ी देर से आई थी, क्योंकि रेन तो कॉल कटने से पहले ही रेवन को कंजूस, खड़ूस और न जाने क्या क्या बोल चुका था। अगले ही सेकंड जैप, रेन को बिजली का ऐसा जोरदार 440 वोल्ट का झटका लगा कि उसके बाल किसी जले हुए पकौड़े की तरह खड़े हो गए और वो लगभग हवा में उड़कर दीवार से जा टकराया। इस फ्री की इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी के बाद लिली टर्मिनल के पास आई और मजे लेने के लिए वुल्फ लैंग्वेज, भेड़ियों वाली भाषा में आऊ करके कुछ बोलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि टर्मिनल सच में समझ गया कि वो क्या कह रही है। उसने ट्रांसलेट करके बताया, लेकिन जैसा कि सबको पता था, लिली के पूरे भेड़िया दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द फीड था, खाना, मुझे खाना चाहिए। इसके बाद तीनों पेट पूजा करने के लिए डाइनिंग रूम की तरफ बढ़े। जब सब लोग आराम से टूट टूट कर खाना खा रहे थे, तभी विवियन की एक अदृश्य समन, उसकी जासूसी करने वाली जादुई शक्ति जो आसपास गश्त लगा रही थी, किसी संदिग्ध चीज से जा टकराई। विवियन के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर फुसफुसाई, गाइस, दाल में कुछ काला है, चलो जल्दी से वापस अपने कमरे में चलते हैं। सब लोग इसी बात पर बहस कर रहे थे कि बिल कौन भरेगा और भागना है या नहीं, कि तभी एक बेहद ही अजीब सी शक्ल सूरत वाला, 4 आंखों, चश्मे वाला आदमी उनकी टेबल के पास टपक पड़ा। उसने खुद को नानगोंग बताया और बड़े ही चिपके हुए अंदाज में पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ सकता हूँ? रेन ने सोचा कि चलो, क्या पता ये बिल आधा दे दे, तो उसने हामी भर दी। थोड़ी देर बाद रेन ने नानगोंग से कैजुअली पूछा, भाई क्या तुझे यॉर्कफोर्ड के बारे में कुछ पता है? नानगोंग ने चश्मा सेट करते हुए कहा, अरे हाँ, और इत्तेफाक देखिए, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। फिर नानगोंग ने पलट कर पूछा, वैसे आप लोग यॉर्कफोर्ड क्यों जा रहे हैं? अब यहाँ टीम का हर सदस्य एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में इतने अजीब और फालतू जवाब देने लगा कि कोई भी पकड़ ले कि ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे हम वहाँ हवा खाने जा रहे हैं, नहीं नहीं, हम वहाँ पकोड़े तलने जा रहे हैं। तभी नानगोंग थोड़ा सीरियस हुआ और उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, देखिए, अगर आप लोगों का असली ठिकाना यॉर्कफोर्ड कैसल है तो जरा बच के रहिएगा, क्योंकि वहाँ भूत होते हैं। उस रात रेन होटल की बैल्कनी में चुपचाप बैठकर अपनी जिंदगी के दुखों का हिसाब लगा रहा था। तभी विवियन दबे पांव उसके पास आई। उसने सीआईडी वाले अंदाज में बताया, रेन, मुझे इस होटल में एक डीमन हंटर, राक्षस शिकारी की मौजूदगी महसूस हो रही है। मेरी समन ने उसका सिग्नल पकड़ा है। रेन ने रिलैक्स होते हुए कहा, अरे छोड़ना, लिली को तो कुछ महसूस नहीं हुआ। विवियन ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे वो बेवकूफ कुतिया इतनी भुक्खड़ है कि उसे खाने के अलावा कुछ महसूस ही नहीं होता। उसके बगल में बम भी फट जाए तो वो पूछेगी कि तंदूरी चिकन कहाँ है। रेन ने सुझाव दिया, तो फिर चलो ना, उस डीमन हंटर को ढूंढ कर कूट देते हैं। तभी विवियन ने अपना शक जाहिर किया, मुझे लगता है कि वो चश्मे वाला बेवकूफ नानगोंग ही वो हंटर है। दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक पास वाली बैल्कनी से बॉलीवुड हीरो की तरह नानगोंग की आवाज आई, हाँ, मैं ही हूँ वो डीमन हंटर, तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विवियन की हंसी छूट गई। वो पेट पकड़कर हंसने लगी, हाँ हाँ हाँ, ये कार्टून, ये डीमन हंटर है, इसे तो देखकर गली के कुत्ते भी न डरे। लेकिन विवियन की हंसी उसी पल रुक गई जब नानगोंग ने हवा में एक शानदार छलांग मारी और सीधा उनकी बैल्कनी में आने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो एक नंबर का फूहड़ था, उसका पैर फिसल गया और वो बैल्कनी से नीचे गिरने ही वाला था। ऐन वक्त पर रेन ने आगे बढ़कर उसकी कॉलर पकड़ी और उसे एक बोरी की तरह खींचकर ऊपर निकाला। सारा स्वैग 2 सेकंड में खत्म। बाद में नानगोंग उनके कमरे में आया ताकि अपनी असली पहचान साबित कर सके। उसने विवियन को अपना वो जादुई मंत्र, इनकैंटेशन दिखाया, जिससे विवियन की समन टकराई।
आई थी। अब जाकर विवियन को यकीन हुआ कि ये जोकर सच में एक डीमन हंटर है। नानगोंग ने अपनी थ्योरी लगाते हुए मान लिया कि ये तीनों रेन, लिली, विवियन बहुत बड़े सुपर ह्यूमन शक्तिशाली योद्धा हैं। रेन ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं कोई शक्तिमान नहीं हूँ, मैं एक बेरोजगार आम इंसान हूँ। लेकिन नानगोंग ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसका जासूसी दिमाग कह रहा था ये पक्का कोई छुपा हुआ लेजेंड है। फिर नानगोंग ने सुझाव दिया, चलो हम सब कल साथ मिलकर उस भूतिया कैसल में चलते हैं। इतना कहकर नानगोंग ओवर एक्टिंग करता हुआ चला गया कि कल सुबह बहुत जल्दी मिलेंगे। उसके जाने के बाद रेन ने विवियन से पूछा, तूने इतनी आसानी से उस नमूने की बात कैसे मान ली? विवियन ने शातिर मुस्कान के साथ बताया, ये मेरा तरीका है उस पर नजर रखने का। मुझे शक है कि हमारा जो नया किराएदार है कहीं वही तो इस डीमन हंटर का असली शिकार नहीं है। दुश्मन को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगली सुबह सब लोग यॉर्कफोर्ड जाने के लिए ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन के टीवी पर किसी आज तक के सनसनीखेज न्यूज शो की तरह भूतों के हमले की खबर चल रही थी। टीवी का रिपोर्टर एक लोकल गवाह जिसका नाम एंगस था उससे बात कर रहा था। एंगस टीवी पर ऐसी बोरिंग बातें कर रहा था कि उसे सुनकर किसी को भी नींद आ जाए। लेकिन तभी रिपोर्टर ने एक ऐसी बात बोली जिसने सबका ध्यान खींच लिया। जो कोई भी इस भूतिया रहस्य को सुलझाएगा उसे सरकार की तरफ से भारी इनाम कैश मिलेगा। इनाम का नाम सुनते ही विवियन की आंखों में डॉलर के साइन चमकने लगे। वो एकदम से अमीर बनने के सपने देखने लगी। लेकिन रेन ने उसके सपनों पर पानी फेरते हुए याद दिलाया, मैडम हम यहाँ पैसे कमाने नहीं अपना किराएदार ढूंढने आए हैं। लालच बुरी बला है। तभी अचानक उनके पास से 3 बेहद अजीब से लोग गुजरे। उन्होंने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे टिकटॉक पर कोई घोस्ट ब्लॉग बनाने जा रहे हों और खुद को घोस्ट हंटर्स बता रहे थे। ट्रेन से उतरने के बाद सब लोग रुकने के लिए एक सराय में पहुंचे और हैरानी की बात यह थी कि उस सराय का मालिक और कोई नहीं, वही टीवी वाला बोरिंग आदमी एंगस था। पहले तो एंगस ने किसी खड़ूस मकान मालिक की तरह कहा, कोई कमरा खाली नहीं है, सब फुल है। लेकिन जब इन लोगों ने बहुत गिड़गिड़ाहट की तो उसने कहा, चलो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। लेकिन उसने ये बात इतने अजीब, डरावने और खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कही जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा रहा हो। कुछ देर बाद उसने 2 कमरे तैयार कर दिए। तय हुआ कि लड़के एक कमरे में रहेंगे और लड़कियां दूसरे कमरे में। हालांकि लिली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बिस्तर देखते